अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज 1423 केसेस का इजाफा हुआ है। कोरोना केसेस का इजाफा इसलिए कह रहे हैं कि हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन नरम हुआ और उसके बाद से केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। नए मुतासरीन का नंबर जो है वो अब 40-41 हज़ार पे पहुंच गया है। मामला यह है कि सेहत जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माजी में भी हुकूमतों की और अभी भी उस तरह तरजीह नहीं रही, जिसकी वजह से सिर्फ कोरोना तो ज़ाहिर है एक मसला है पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन सेहत का मजमूई तौर पर भी अगर हम फिगर या ग्राफ देखें मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि अब बड़े चैलेंजेस जो हैं उसमें सेहत सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूचर में आपके सामने। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा इस पर बात करेंगे हम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ये जो आपकी पब्लिक है, अवाम है, उसको गवर्नमेंट्स का इंतजार रहता है, हुकूमतों का इंतजार रहती है किस तरह हम लोगों को सेल्फ मेड बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम किस तरीके से बनाया जा सकता है। किस तरीके से हजारों नौजवान जिन्होंने जाहिर अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कोरोना का पूरी दुनिया का, उन्होंने बेरोजगार होना है, मईशत पर असरात पड़ने, -1.5 ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो किस तरीके से आम आदमी को अपलिफ्ट किया जाए, उसकी लाइफ को बेहतर किया जाए और उसमें प्रॉस्पेरिटी लाई जाए, उनको खुद किस तरह खड़ा किया जाए, वो क्या करें, इस पर बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स का भी आपको पता है कि मामला चल रहा है मुल्क में। सिंध में भी ये मसला चल रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो जहां पर ट्रेडर्स और ताजरों का वो चल रहा है, वहीं बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनकी तरफ से भी ये डिमांड है कि हमें खोला जाए क्योंकि ईद अब करीब है, लेकिन किस तरीके से सारी चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा इस मामले पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा सेहत की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में सेहत आमा की जो सूरत हाल है वो इदारा शुमारियात रिपोर्ट के मुताबिक कोट अनकोट सरकारी अस्पतालों की तादाद 1269 है, बुनियादी सेहत के मराकज 5527, रूरल हेल्थ सेंटर 686, डिस्पेंसरीज की तादाद 5000, ताकि बड़े अस्पतालों पे वजन ना पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पड़ता है क्योंकि ये तादाद अगर आप देखें पूरे मुल्क में डिस्पेंसरीज की तादाद 5671 है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 2,20,963 पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। 1000 बंदा ऑलमोस्ट आप समझो उसके लिए एक डॉक्टर है। 1608 पाकिस्तानियों के लिए एक बेड है। गुज़िश्ता माली साल में वफाक और सूबों का मजमूई बजट 203 अरब 74 करोड़ था, जो जीडीपी का 0.53% बनता है, विच इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये सेहत के एतबार से। पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ अगर हम देखें तो उसमें फी कस सालाना बजट जो है 980 रुपए 58 पैसे है, फी कस माहाना बजट 81 रुपए 71 पैसे। अब जरा पंजाब की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से 11 करोड़ 12 हजार जो शुमारियात के आदाद शुमार है उसके मुताबिक, उसमें गुज़िश्ता माली साल का जो सेहत का बजट है उसमें 90 अरब 10 करोड़, एक फर्द पर सालाना खर्च 818 रुपए 99 पैसे, एक फर्द पर माहाना खर्च 68 रुपए 25 पैसे, और अगर आप ऑन एवरेज देखें तो ये 2 रुपए पर डे बनता है। 2 रुपए एक दिन के एक आदमी पे सेहत का खर्च होता है। सिंध की सूरत हाल देखें जहां आबादी 4 करोड़ 78 लाख 86 हजार, गुज़िश्ता माली साल के लिए सेहत का बजट 62 अरब 50 करोड़, एक फर्द पर सालाना खर्च 1305 रुपए, एक फर्द पर माहाना खर्च 108 रुपए 76 पैसे, ये भी 2 रुपए ऑन एवरेज जाके कोई बनेगी एक आदमी के ऊपर पर डे। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का जरा आप जायजा ले लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा इंजमाम से कबल जो है वो 3 करोड़ 52 लाख 3,371 जो है आबादी कोट की गई थी, जिसमें गुज़िश्ता माली साल की सेहत का बजट 23 अरब 50 करोड़, एक फर्द पर सालाना 769 रुपए 90 पैसे, एक फर्द पर माहाना खर्च 64 रुपए 15 पैसे, ये भी 2 रुपए पर पर्सन एवरेज बनती है पर डे की। बलोचिस्तान में सेहत की सूरत हाल देखें तो आबादी 1 करोड़ 23 लाख 44 हजार, गुज़िश्ता माली साल के लिए सेहत का बजट 15 अरब 20 करोड़, एक फर्द पर सालाना खर्च 1231 रुपए 32 पैसे, एक फर्द पर माहाना खर्च 102 रुपए 61 पैसे, ये भी कोई 1 रुपए पे जाके मामला 1.5 रुपए पे जाके रुकता है 2 रुपए पे। इस्लामाबाद में सेहत की सूरत हाल जो है, सेहत के शोबे के लिए 12 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बजट में वफाक के ज़ेर इंतजाम इलाके भी शामिल है, जिसमें आप जीबी और दूसरे इलाके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, ये पिक्चर है। तो क्या मुस्तकबिल के लिए तैयारी है, कैसे आपने जो है वो सेहत के माहौल को बेहतर करना है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये बर्डन ना हो। सेहत अव्वलीन तरजीह होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो हेल्थ इंपॉर्टेंट इशू है। आज के पहले सेगमेंट का मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगे लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान है हुकूमत बलोचिस्तान, शौकत यूसुफजई साहब वजीर मेहनत और सकाफत हैं खैबर पख्तूनख्वा, और नासिर हुसैन शाह वजीर इत्तलात हैं। शाह साहब आपका, शौकत साहब आपका, लियाकत साहब आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं जरा क्विकली आप लोगों से चाहूंगा ये जो भी मैंने फिगर सामने रखे हैं, आई विल स्टार्ट विद यू शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ये बताइएगा कि केपीके के अंदर
इस वक्त आप लोगों की क्या तरजीह है कि जो आने वाला वक्त है सेहत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या बजट का लेवल यही रहेगा या बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, कितने फीसद बढ़ाना है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें, जो अब आप ये तो वबा भी चली ना इस साल, ज़ाहिर है डेफिनेटली हम जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक वक्त में ऐसा था कि हमारे जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो 20-25 थी, आप जाके 2000 से क्रॉस कर गई। इसी तरह वेंटिलेटर्स की तादाद कम थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ गई। जो हमारे बेड्स की सूरत हाल थी, सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इन चीज़ों में बेहतरी आ रही है। और अभी तक जो आपने फिगर्स बताएं, आई डोंट नो कि आपने कहाँ से लिए होंगे या सही है गलत है, क्योंकि मुझे ज्यादा फिगर्स का हिसाब किताब का मैं बड़ा कमजोर हूँ। तो फिर सर आप गलत तो ना कहना, बजट था शौकत हुसैन साहब, मैं गलत की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं, इदारा शुमारियात के फिगर्स दिए मैंने आपको। अगर मैं और एक्यूरेट रिसर्च वर्क पे और सूबों में चला जाऊं तो फिर ज्यादा वर्स्ट होगी सिचुएशन। आदिल भाई, जी आदिल भाई, आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं, मैं बात नहीं कर, मैं ये सही कह रहा हूँ आपको, मुझे इल्म नहीं है इसका, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इस साल जो बजट है, क्योंकि मुझे आपने नहीं बताया था कि इस टॉपिक पे बात करनी है, उन्होंने पूरा फिगर देखा था, लेकिन ये मुझे पता है कि 68 बिलियन 68 अरब रुपए जो हमारा इस साल का बजट है, इसका हेल्थ के लिए हमने मुख्तस किया, जो सबसे ज्यादा है। और इंशाल्लाह क्योंकि सूरत हाल अब ऐसी बनी है कि इस वायरस के साथ हमने रहना है। हाँ। जब हमने इसके साथ रहना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि हम इसको कैसे काउंटर करें, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करें। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ ही होगी। और इंशाल्लाह ताला 68 बिलियन से हम बढ़कर जितना मुमकिन हो सके, जिस तरह हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, इंशाल्लाह सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही होगी। चलें, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे ये पूछ लेते हैं कि सूबे अब सोच क्या रहे हैं, ताकि फिर उसके बाद अगली बात करें। नासिर हुसैन शाह साहब, सिंध की सूरत हाल जरा बताइएगा। अब क्या सोचा जा रहा है कि सिंध के ऊपर आप लोग सेहत, जाहिर है सब सूबों का ही मसला है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, क्या सोच रहे हैं आप, कितना जो है वो एग्रेसिव जाकर हेल्थ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा? अगर हम एवरेज देखें तो माजी में भी कुछ नहीं थी, कोरोना तो और ले डूबा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, इस वक्त भी बहुत सारा काम हमने किया है, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि अब कोविड-19 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई हैं कि हमें क्या क्या और इक़दामात करने और मज़ीद हेल्थ को बेहतर करने हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत दी हैं कि जो हमारा अभी बजट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्थ सेक्टर को किया जाए और ज़्यादा उसमें काम किया जाए। और इस वक्त भी हमने, क्योंकि टैक्सेस भी कम रिकवर हो रहे हैं प्रोविंशियल तौर पर भी, और ज़ाहिर है फेडरल में तो वहाँ से भी हमें पैसे कम मिल रहे हैं, तो तनख्वाहों के अलावा हमने सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ हेल्थ सेक्टर को किया है कि वहाँ ये जो भी रवां माली साल है और जो आइंदा आने वाला माली साल है उसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी स्कीम्स या जो भी कैटर किया जाएगा वो हेल्थ सेक्टर को किया जाएगा। आपने एक अभी जुमला बोला कि पहले ही हाल जो है वो सिंध के लिहाज से बुरा है, तो मैं ये अर्ज सर मैं जरा दोबारा रिफ्रेश कर दूं ये इसको, तो डोंट टेक इट इन अ वे। मैंने कहा कि सेहत का मजमूई तौर पर मुल्क में सूबों के अंदर हाल जवाल पजीर है, 0.53% जीडीपी की कंप्लीट उसी पे मैं आ जाता हूँ कि देखें यहाँ पे ये इसलिए भी ज़रूरी है, आपके चले प्रोग्राम में मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि हर तरफ से आ रहा है कि सिंध में पता नहीं कितने खरबों रुपए की फिगर कोट की जाती है कि उसके बाद क्या हुआ। 5 खरब। तो एक तो वो फिगर भी चेक कर लें, या उतनी फिगर भी हो, तो एक तो हर सूबे में इसका जो बड़ा एक होता है हिस्सा वो चला जाता है तनख्वाहों की मद में, लेकिन दीगर चीज़ों में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर में एक अपग्रेड किया गया हर जगह पे, जो हमारे BHU DHQ कह लें या ट्रेशरी हॉस्पिटल्स कह लें, दीगर जो चीज़ें हैं वो, और फिर ख़ास तौर पर NICVD जो पूरे सिंध में मुख्तलिफ उसके सेंटर्स बनाए गए। फिर लिवर प्लांट का जो गम्बट में हमारे यहाँ है जहाँ पे लिवर प्लांट हम लोग करते हैं, कॉर्निया हो रहा है। इसी तरह SIUT को जो हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, कैंसर का इलाज के लिए यहाँ पे जो इदारा है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं है, जो जिससे साइबर नाइफ वाला जो होता है। शौकत खानम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे,
हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ साइबर नाइफ के अलावा भी एक हॉस्पिटल है कैंसर का, उसमें और शौकत खानम में एक फ़र्क है कि जो अदीब साहब के यहाँ कैंसर का मुकम्मल एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता, या वहाँ पे डोनर्स देते हैं या सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। इसी तरह और बहुत से इदारे हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, और मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा कि दीगर सूबों ने क्या किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं और इस तरह के इदारे हैं तो वो हमें दिखाए जाएं, बल्कि बनाए जरूर जाएं। मैं जरूर कहूँगा कि, और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ यहाँ पे सिंध के लोगों का इलाज नहीं होता, पूरे पाकिस्तान उनका हक है, वो हमारे भाई बहन है। अगर केपी से कोई आता है, पंजाब से, बलूचिस्तान से, असल में इशू जो है शाह साहब वो हमारे सामने बिल्कुल ये इशू है। मैं ये बात देखिए, मैंने तीनों सूबों से इसलिए रिप्रेजेंटेशन लिया है कि हम बात कर सकें। पंजाब की भी हम जो है वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। सवाल ये पैदा होता है कि ये बात ठीक है कि अगर सिंध है तो कराची में उसके ऊपर बर्डन होगा, अगर पेशावर केपी है तो पेशावर पे उसका बर्डन होगा, और अगर बलूचिस्तान है तो डेफिनेटली कोयटा पे बर्डन होगा। ये बड़े शहरों में इसलिए क्योंकि हमने देही इलाकों में सहूलतें उस तरीके से नहीं दी सूबों ने कि वहां पर, और पंजाब और केपी का मिला के इस्लामाबाद के अस्पतालों पे लोड होता है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अस्पतालों की भी हालत जो है फिर कुछ नहीं बचती। अगर हमारे यहाँ BHUs अच्छे हों, रूरल हेल्थ सेंटर्स हमारे यहाँ अच्छे हों, हमारे पास जो है वो देही इलाकों में सहूलत मौजूद हो, तो शहरों पे वो बर्डन ना आए और शायद इतना एक्सपेंस भी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोकस बड़े हॉस्पिटल्स पे रहता है, छोटों पे नहीं रहता। जी शौकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शाह साहब जरा क्विकली कीजिएगा, मैंने फिर लियाकत साहब की तरफ जाना। आप शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल, मैं शौकत साहब आपकी तरफ आता हूं, अगर 1 मिनट दीजिएगा शौकत साहब। जी शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जी शाह साहब जरा क्विकली, मैंने फिर लियाकत साहब की तरफ। ये कहूंगा, देखें बिल्कुल जरूरत है जो हमारे रूरल के एरियाज हैं, लेकिन वहां भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये नहीं कि हर जगह पे 100% है, हमारी कहीं पे कोताहियां भी होंगी। जी लेकिन शाह साहब मैं जब मैं पंजाब देखता हूं, बेहतरी लाई गई है और दीगर जगहों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ कराची में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन जैसे NICVD के बहुत सारे बनाए गए हैं सेंटर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां के लोगों को कैटर करने के लिए। SIUT के भी इसी तरह है। गंबट तो एक छोटा सा शहर है जहां पे लिवर जो है ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये सर पॉइंट है कि सर मैं जरा वक्त की कमी है, क्योंकि मैंने ये सेगमेंट कहा पंजाब में बावजूद इसके जिसको माजी की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत कुछ भी दावे कर ले, सालाना 818 रुपए 99 पैसे, अगर महाना देखूं तो 68 रुपए एक आदमी पर लग रहा है। सिंध के अंदर 1305 रुपए जो है वो फी शहरी महाना है, 108 रुपए महाना है और सालाना 1305 रुपए, विच इज बिगर देन पंजाब। बट बलोचिस्तान के अंदर 1231 है सालाना, महाना 102 रुपए है, और खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 769 रुपए है और महाना 64 रुपए। लियाकत शाहवानी साहब मैं आपके पास आता हूं, फिर जरा इस पे डिस्कशन करेंगे। मैं शौकत साहब आपसे भी पूछूंगा, ये रूरल एरियाज वाली बात थी। लियाकत साहब क्या सोच रही है बलोचिस्तान हुकूमत कि अब कितना जो है वो एग्रेसिवली इसके ऊपर काम करना है, कितना जो है वो हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है? अब 0.53% ओवरऑल ना हो बल्कि ज्यादा हो। जी आदिल भाई, हम सोच नहीं रहे, बल्कि गुज़िश्ता बजट में हमने सोच के प्लानिंग के तहत जो फोकस रखा, प्रायोरिटी अपना हेल्थ, एजुकेशन, मेनली इन सेक्टर्स पे, और तीसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ 34 अरब रुपए हमने गुज़िश्ता बजट में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रखे, जो गुज़िश्ता बजट से 13% इजाफा था। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जिसके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप खुद भी कोयटा तशरीफ लाए, आप तशरीफ फरमाते, और उसी हॉस्पिटल में एक पीड्स ऑन्कोलॉजी का अलहदा से ब्लॉक भी हम इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा कोयटा में एक पीड्स एमरजेंसी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में एक सेंटर हमने वो ऑलरेडी वो मुकम्मल हो चुका है और उसका ओपनिंग हो चुका है, वहाँ पर पेशेंट्स जाते हैं। इसके अलावा कोई 7 नए हॉस्पिटल इस साल हम बना रहे हैं। 116 ऐसे BHUs जो नीम कंस्ट्रक्टेड थे और उनके लिए पैसे एलोकेट नहीं किए गए थे, स्टाफ नहीं रखा जा रहा था, 116 मिलियन उनके लिए हमने एलोकेट किए। और इसी तरह जो हमारा कोयटा कराची और कोयटा जोब जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे 24 मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स मॉडर्न वेल इक्विप्ड वो हमने इस्टेब्लिश किए, जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं।
किडनी सेंटर हमने अपना बेहतर किया, हार्ट सेंटर जो है उस पर अभी हमने काम का आगाज़ करना है। 16 तहसीलों में डायलिसिस मशीनें हम फराम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पहली दफ़ा मोबाइल लैब क्लिनिक्स वो उसके लिए हमने खतीर रकम क्विकली शाबानी साहब मुझे बताइएगा जो मोबाइल क्लिनिक्स की आप बात कर रहे हैं ये क्या करेंगे, जरा क्विकली बताइए, यानी ये इसका बताइएगा मोबाइल क्लिनिक्स का क्या काम है। ये तो वो हैं जो गुज़िश्ता साल हमने इस पे काम शुरू किया, इस पे काम का आगाज किया जा चुका है। मजीद हमने 4 अरब 3 करोड़ रुपए मजमूई तौर पे हमारा कोरोना बजट रहा है जो हेल्थ सेक्टर्स में जिस पे हमने काम शुरू किया। कोयटा ही में 100 एकड़ पे एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स उस पर हम काम शुरू हमने किया है। फर्स्ट फेज में उसमें 960 बेड्स की फैसिलिटी होगी, सेकंड में 1000 बेड्स में इजाफा किया जाएगा। तो जी जरा आप इसको क्विकली मजबूरी तौर पे सिर्फ कोयटा में 4000 बेडेड जो है आइसोलेशन फैसिलिटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ही का एक फैसिलिटी होगा। 515 मिलियन रिसेंटली हमने पैरामेडिक्स के लिए उनके अलावा शाबानी साहब अगर क्विकली मुझे आंसर कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूं सबसे इस पर डिस्कशन करूंगा। वैसे बलोचिस्तान का सालाना अगर हम देखें 1231 आबादी के लिहाज से जो है ये एक अच्छा बजट तो है, लेकिन इसमें आप कोयटा का ही रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। मेरा जो कोर कंसर्न था अपने तीनों पैनलिस्ट से वो ये था कि बड़े शहरों में तो हम कर लेते हैं लेकिन छोटे शहरों में और देही इलाकों में हम नहीं कर पाते। किया ग्वादर, पंजगुर, किला अब्दुल्ला, लोलाई, जोब इन सब में 657 हमारे BHUs हैं और सबको जो है हमने फाल किया है। लेकिन देखना ये है कि क्या उनका नए हॉस्पिटल्स हम बना रहे हैं। राइट, सी के पॉइंट टेकन सर। अशोक साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं? डॉक्टर्स हम जी शाबानी साहब पॉइंट टेकन अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें हम जब से आए हैं तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि सालाना हमने तकरीबन 700 से 800 डॉक्टर हर साल हमने इंडक्ट किए हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें एक वक्त ऐसा था जो BHOs के अंदर बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं होते थे, आज अल्लाह के फजल से BHO तक डॉक्टर्स पहुंच गए। अभी भी पूरे मुल्क में कई BHUs के अंदर डॉक्टर्स नहीं जाते, रूरल एरियाज के अंदर डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं और हमें पता है वो हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं इस मामले पर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि एक इशू चला था, लोग जाना नहीं चाहते हैं दूर दराज, जाहिर है उन्होंने कहते हैं जी हमने डॉक्टरी की है अब जाए बड़े शहर में बैठ के बड़े वो करें, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी तैयार हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें डॉक्टरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो पैरामेडिक्स है बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो सिंध में, पंजाब में, यहाँ पे बलूचिस्तान में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक हम अपने रूरल एरियाज़ के अंदर जो छोटे यूनिट्स को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उनको वेल स्टेब्लिश नहीं करेंगे, आप बड़े अस्पतालों को तो देखिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर हम छोटे अस्पतालों को वेल इक्विप्ड कर दें तो बर्डन खत्म हो जाएगा। जो आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल है बेहतरीन इलाज करके देंगे आपको, ये बहुत कॉम्पिटेंसी है यहाँ। लेकिन मसला ये है कि सर में दर्द है तो वो भी LRH आता है, अगर पेट में दर्द है वो भी, अगर किसी का ऑपरेशन करना है वो भी LRH। तो इशू ये है कि इस चीज़ को हमने एड्रेस करना, इस पर बड़ा काम हो रहा है, बड़े रिफॉर्म्स लाए गए इंशाल्लाह ताला। इस बजट में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें हमने चेंज करके रखी हैं। सर कितने % इंक्रीज अगले बजट में हम देखेंगे? कुछ डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल इस पे हो रही है डिस्कशन और ये बात भी हो रही है कि चूंकि कोरोना लंबे अरसे तक रहेगा और हमने जो चीज़ करनी है वो यही करनी है कि हमने अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। उसके लिए आपने देखा कि हमने जो लोकम सिस्टम है जिसमें जिस तरह UK के अंदर है, अमेरिका के अंदर है कि आपने 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 10 घंटे, जितना डॉक्टर्स अपने जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अगर वो वापस आके काम करना चाहते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो सिस्टम भी शुरू हो चुका है। तो काफ़ी जो डॉक्टरों की वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं मुकम्मल तौर पर कि आपने देही इलाकों को अपने स्ट्रांग करना है, उनमें ये फैसिलिटीज देनी है ताकि आपके शहरों पे बर्डन उस तरीके से ना हो। और शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये बात आपकी ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची पे मुल्क का बर्डन होता है, लोग पूरे मुल्क से ट्रैवल भी करते हैं, वहां जाते भी हैं, लेकिन शाह साहब क्या इस वक्त सिंध में, अंदरूने सिंध में पर्टिकुलरली इस काम पर काम हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में देही इलाकों में उस तरीके से काम नहीं होता, जब भी शहरों के ऊपर बर्डन जाता है, क्या अब उस पर काम हो ताकि बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बर्डन ना हो? और अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, जरा मुझे बता दीजिएगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और शौकत साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुद भी मिनिस्टर हेल्थ रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देंगे जो हमारे रूरल एरियाज़ में सेंटर्स हैं तो लोगों का प्रेशर जो है वो कम होगा, जो बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने हर जगह पे उनकी कोशिश की है कि उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। और ये जो आपने कहा था कि डॉक्टर्स नहीं जाते,
तो ये हर जगह पे प्रॉब्लम है। लेकिन अब हमने जो रिक्रूटमेंट भी की है वो फैसिलिटी बेस की है कि जहाँ पे जो है वो अगर हम एडवर्टाइज भी किया है तो वो उसमें मेंशन किया है कि अगर वहाँ के लिए वो डॉक्टर है कि फिर वो एग्रीमेंट करते हैं और उनको कम से कम 3 साल वहाँ पे सर्व करना होगा अगर हम उनको वैसे ले रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। जो अभी हमने कोविड के लिहाज से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, अभी हमने हालिया दिनों में उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है ताकि उनसे ये काम लिया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको भी इन्हीं एरियाज में भेजा जाएगा। तो इस वक्त हर जगह पे डॉक्टर मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि अब हमने फैसिलिटी बेस उनको ये नौकरी जो है वो दे रहे हैं और वो वहाँ कर रहे हैं और उनको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक अर्ज करूं कि ये एक तासुर है कि सिर्फ बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें, हमने तो बहुत सारे देही इलाकों में भी इस तरह के सेंटर्स बनाए हैं। बल्कि जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स इस वक्त हमारे बन रहे हैं, अगर मैं सिर्फ आप सक्खर के इलाके की बात करूं, एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है और एक इसी तरह SIUT का कराची जैसा ही बड़ा सेंटर वहाँ बन रहा है। एक तो वहाँ पे काम कर रहा है लेकिन दूसरा ही बना है, इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो ये जो सक्खर का है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है। जो बड़े पैमाने पे दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं बने, लेकिन उसमें हमने ये दोनों हॉस्पिटल अदीब रिजवी साहब के हवाले किए हैं कि वो उनको बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुकम्मल तौर पर फंडिंग है वो सिंध गवर्नमेंट की है। जो 2 बड़े हॉस्पिटल सक्खर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, SIUT का भी और कैंसर हॉस्पिटल। राइट शाह साहब, जरा वक्त कम है। लियाकत शाहवानी साहब, ये बताएं आपके प्रोविंस में भी आपको ये इशू है? क्योंकि दोनों जो हमारे मिनिस्टर्स हैं सिंध के और KPK के, वो दोनों एडमिट कर रहे हैं कि वाकई रूरल साइड पर काम करने की जरूरत है और साथ में ये बात भी कि हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी होनी चाहिए, मजीद बढ़ाना चाहिए। बलोचिस्तान के अंदर आप कह तो रहे हैं कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करें, लेकिन बलोचिस्तान हम जानते हैं बड़ा डिप्राइव्ड है, वहां पर बड़े इश्यूज हैं। तो क्या इसके ऊपर जो है वो आप लोग भी गौर कर रहे हैं कि कोयटा या बड़े शहरों से गवादर और इनसे हटके भी जो है वो फोकस बढ़ाया जाए ताकि ये मसला जो है वो हल हो किसी हद तक? जी, हम सिर्फ गौर नहीं कर रहे बल्कि ज़ेर गौर है। और जाम साहब जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान आए हैं उस वक़्त से और ख़ुसूसन 6 माह जो है ये पोर्टफोलियो CM साहब के साथ थे, उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। 2.5 अरब रुपए हमारे MSD के पूरे साल में उसमें मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल आइटम जो है प्रोक्योर किए जाते थे, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है करप्शन की नज़र हो जाता था, मिसमैनेजमेंट की नज़र हो जाता था। अब उस पे तमाम लूपहोल्स ख़त्म कर दिए गए हैं और ये जो फिस्कस उसको फिस्कली डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। तमाम हॉस्पिटल्स के अब जिस शहर में भी है, जितना भी दूर दराज है, वो अपना अब खुद बजट और डिमांड खुद वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और भिजवाते हैं। और ये तमाम MSD जो प्रोक्योरमेंट है इसमें आपके यहाँ भी डॉक्टर्स का मसला है? 50% की बुनियाद पे वो इस आपके यहाँ भी डॉक्टर्स का मसला है कि वो छोटे इलाकों में काम नहीं करना चाहते? ये बिल्कुल मसला है, ये बिल्कुल मसला है। और हम डॉक्टर्स को जो है पैकेजेस भी अच्छा कोयटा से दूर दे रहे हैं, उनको ज़्यादा अलाउंसेस दे रहे हैं और उनके लिए जो है रिहायशी सहूलियात भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जितने भी उनके जो उनको सहूलियात रिक्वायर वो दे रहे हैं। अभी सिर्फ जी मैं आता हूं आपकी महीने जून तक सिर्फ जो है 891 डॉक्टर्स जो है हम अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ पोस्टें हम कमीशन में भिजवा रहे हैं। इसी तरह जो नर्सेज हैं 1000 नर्सेज के लिए 10,000 पर मंथ अलाउंस उसमें हमने इजाफा किया। हालांकि हमारे पास वसाइल बहुत कम है, वक्त सर बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारी प्रायोरिटी है कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करना। ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि सेहत, मैंने आज प्रोग्राम इसीलिए किया कि सेहत तरजीह आगे होनी चाहिए और इसको अगर हमने तरजीह नहीं बनाया या प्रायोरिटी पे इस मसले को हल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। शौकत यूसुफ साहब, आपके CM साहब जो हैं उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी अगले बजट में तरजीह ये है कि हमने सेहत का ही सबसे बड़ा बजट रखना है। MTI आप लोग लाए थे, इंसेंटिव्स भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स क्यों वहां जाने को तैयार नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है आदिल भाई, मैंने आपसे कहा ना कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। अभी 80% जो हमारा ऑक्यूपेशन वो थी बेड्स थे वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। सारे लोग रश करते हैं ILRH को, KTH को, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में। ये अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे वज़ीर आला महमूद खान के ताल्लुक जो है वो भी एक रिमोट एरिया से, उनकी सोच है, वो ये कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो रिमोट एरिया के हॉस्पिटल है उनको बेहतर करना है। और अब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाके उन्होंने ड्यूटियाँ संभाल ली हैं, क्योंकि हमने उसी बेस पे हमने किया, डोमिसाइल बेस पे, कि जहाँ का डोमिसाइल है अगर वो वहाँ जाना चाहता है तो अप्लाई करे, नहीं तो ना करे। उन्होंने किए और अब जाके अल्लाह के फजल से कोई स्थान तक
कोहिस्तान तक डॉक्टर्स हमारे चले गए। थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई साहब, नारायण शाह साहब, लियाकत शाबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश दुआ यही है कि सेहत जो है एक बहुत बड़ा मसला है, गरीब के लिए बुनियादी तौर पे बड़ा मसला है। जान है तो जहान है, सूबों को अब इस पर अव्वलीन तरजीह देनी होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि कैसे नौजवान खुद को बाइख्तियार बना सकते हैं, सिर्फ हुकूमतों की तरफ ना देखा जाए, कैसे जो है सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए, या हुआ भी है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, चेयरमैन है अखुवत फाउंडेशन की। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव काम इसके ऊपर किया है, कर्ज हसना पर। ब्रेक के बाद उस पर बात होगी। वेलकम बैक। ऑब्वियसली गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। गुर्बत की लकीर से भी कई लोग नीचे चले जाएंगे। 1.5 माइनस ग्रोथ अगर होगी तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये पूरी दुनिया में होना है, पाकिस्तान में नहीं होना। कैसे इससे निपट सकते हैं हुकूमतों के इकदाम अपनी जगह, सेल्फ सफिशिएंट किस तरह हो, किस तरह नौजवान जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकें, इसके लिए एक फॉर्मूला जो है डॉक्टर अमजद साकिब साहब दे चुके हैं। 2001 में लोगों के इसी अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अब तक एक बड़ा एक्सक्लूसिव काम कर चुके हैं। वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आपके पास डायरेक्ट आऊं और आपसे इस पर बात करूं कि ये जो आप का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगर आप ब्रीफ थोड़ा सा बताएं, और फिर ये कि इन हालात में जब अब क्राइसिस आएगा मुआशी तौर पर तो किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और खुद लोग जो है वो कैसे इन हालात का सामना कर सकेंगे जो मुआशी तौर पर मुश्किलात आएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू वेरी मच हमें इस आपके अपने इस प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, निचली सतह पर, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। निचली सतह पर अगर हमने गुर्बत का मुकाबला करना है ना, तो दो बड़े आसान से तरीके हैं। और वो एक तरीका यह है कि लोगों को स्किल दे दी जाए, हुनर दे दिया जाए, ताकि वो उस हुनर की वजह से अपनी कोई काम करें और गुर्बत से निकलें। दूसरा तरीका यह है कि उनको कुछ सरमाया दे दिया जाए, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, ताकि उस रकम की मदद से वो कोई कारोबार कर सकें। अब ये दोनों काम अगर हम करेंगे तभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। अब जिस तरह आपने फरमाया कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके नतीजे में बेरोज़गारी होगी, हुकूमत तो नौकरियां इतनी दे नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो मईशत का जो पहिया है वो आगे नहीं घूम रहा। तो इस हालात में हमें लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना होगा। और बेपनाह स्कोप है, लाइफ स्टॉक में स्कोप है, एग्रीकल्चर में स्कोप है, स्मॉल सतह की मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में स्कोप है। तो हमें ये दोनों चीज़ों के ऊपर बेशक वक्त काम करना चाहिए। हमारा फोकस जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है। हम समझते हैं कि लोगों के पास बहुत सा फ़न है, उनके पास पोटेंशल है, और उस पोटेंशल का इजहार चाहते हैं। अब इस इजहार के लिए इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी तो है, सिर्फ सरमाया नहीं है। तो सरमाया कैसे मिलेगा? अब एक जो गरीब है उसके पास कोलेटरल नहीं है, और अगर कोलेटरल है भी तो उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देना पड़ती है कि जो कुछ भी वो कमाएगा वो इसी की नज़र हो जाएगा। तो इस मुश्किल को सामने रखते हुए हमने कहा कि कर्ज हसन का भी तो एक तस्वर था हमारी जो रवायत की राख में कहीं बिखरा हुआ, कि लोग एक दूसरे की मदद 10, 20, 50 हज़ार पैसे करते थे और उतनी ही रकम वापस लेते थे। तो हमने कहा कि इस कर्ज हसन के तस्वर को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, एक बहुत बड़ा कर्ज हसन फंड बनाएं जिसमें लोग पैसे जमा करवाएं, मुखैर हजरात भी करवाएं, हुकूमत भी उसमें शामिल हो, और फिर एक कस्टोडियन हो जिसको माइक्रो फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ हासिल हो, जिसको जदीद रुझानात से आशना हो कोई एक ऐसा अदारा, और फिर वो मुस्तहिक लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनको मार्केट की खबर है, जिनके पास जहानत है और हुनर है, ठीक, उनको वो सरमाया दे दे। और ये डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये नंबर हमारे यहाँ मौजूद है? स्पेशली मैं देही इलाकों की अगर बात करूं या शहरों के अंदर भी जहां लिटरेसी ग्राफ हमारा इतना कम है, तो ऐसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है कि जिनको आप एंटरप्रेन्योर बन सके? मौजूद है। ओके सर, और ये बताइए जो आप कर्ज ये जो कारोबार के नाम पे कर्ज लेते हैं, ये कहां खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस क्या होता है, ये किस तरह करते हैं आप? मैं अर्ज कर, देखिए, पहली बात तो यह है कि आपका ये सवाल कि क्या ऐसे लोग मौजूद हैं। देखिए, बांग्लादेश में 25 मिलियन ऐसे लोगों को कर्जा दिया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान में इनकी तादाद सिर्फ 7 मिलियन है। यानी देयर इज ट्रिमेंडस गैप कि ये मार्केट मौजूद है, लोग मौजूद हैं, हम सिर्फ कर्जा उनको दे नहीं पा रहे, नंबर 1। दूसरा, आपके सवाल का जवाब यह है कि देखें, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, इन तमाम शोबाजात में वो आदमी जिनके पास वसाइल नहीं हैं और वो इन शोबों में खपत जिनकी हो सकती है, उनको अगर ये कर्जा दिया जाए तो ये काम अपना जो है वो उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि ये लोग
यकीन कीजिए कि इनके पास एक जैसे कहते हैं ना कि बहरे बेकरां है सलाहियतों का, दे नो हाउ टू डू बिजनेस, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। और चौथी चीज़ यह है कि मार्केट में मांग मौजूद है, डिमांड और सप्लाई के जो वो फैक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। और फिर माजी ने साबित किया है कि ये लोग बड़े दयानतदार हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं कि पैसे जेब में डालें और फिर उसके बाद नज़र ना आए। तो ये एक और तरह का पाकिस्तान है जिसमें ईमानदारी भी है, दयानत भी है, मेहनत भी है, सर इसमें आपका मैं सक्सेस रेट देख रहा था, भी है। सक्सेस रेट आपके यहाँ बहुत बड़ा है, उसकी वजह क्या है? क्या आप नए बिजनेस वेंचर्स या एवेन्यूज करने के लिए खुद से उनको जो है वो एडवाइस करते हैं या लोगों के पास ऐसे आइडियाज हैं? जी आदिल, मैं आपको बताऊं कि हमने 150 से ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस डॉक्यूमेंट किए हुए हैं जो 20, 30, 40, 50 हज़ार और लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं। हमारे पास उनकी फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास उनकी तमाम तर मालूमात, उनकी मार्केटिंग, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो भी शख्स वो कर्जे के लिए हमारे पास आता है तो वो अपना आइडिया देता है या हम अपनी इस आइडिया की किताब को उसके सामने रखते हैं और वो उसमें से कोई ऐसा काम चुनता है जो उसकी सलाहियतों के ऐन मुताबिक या करीब तरीन होता है। फिर हम उसको अपने पुराने किसी बोरोर के साथ जोड़ देते हैं, वहाँ से वो इंटर्नशिप भी लेता है, वो अमली तजर्बात भी लेते हैं। तो यही वजह है कि हमारी शनाख्त का अमल भी बड़ा गहरा है और हम उसकी तरबियत भी करते हैं, हम उसकी निगहदाश्त भी करते हैं और उसकी वजह से वो आदमी जो है वो मेहनत करता है, पैसे को दुरुस्त इस्तेमाल करता है और पैसे को वक्त पे वापस करता है। आप हैरान होंगे कि हमने 35 लाख घरानों को कोई 110 अरब से ज़ायद की रकम दी और वापसी की शरह जो कर्ज़ों की है वो हैरान कुन है, अल्हम्दुलिल्लाह 99.9%। अब ये पैसा जो वापस आ रहा है ये इस बात की इंडिकेशन है कि मुआशरे में, हमारी इकोनॉमी में ऐसे कारोबारों की जरूरत है। डॉक्टर साहब लेकिन मुझे ये बताइएगा, मैं इसके हक में हूं कि अगर कोई पेंडेमिक हो, कोई अर्थक्वेक हो, कोई क्राइसिस हो, कोई डिजास्टर हो तो गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल एड देनी चाहिए लोगों को, जिस तरह अभी मिल भी रही है एहसास प्रोग्राम के तहत, इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सारा। लेकिन क्या हम ये जो पैसा है हमारा जो हम रखते हैं, फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं, क्या इस किस्म के फंड्स एलोकेट करके हम अपने नौजवानों को, जिन सेक्टर्स का आपने एग्रीकल्चर का और दूसरे सेक्टर्स का हवाला दिया, वक्त का मैं जरा उस पर तफसील से नहीं, डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो पैसा हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम सिर्फ उनको खाने पीने और राशन के लिए दे देते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखें, एक तबका है माशरे का, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा है जो डिसेबल्ड है, जो बेवाएं हैं, जो यतीम हैं, जो बूढ़े हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनको तो आप ज़रूर दीजिए, ज़कात दीजिए, ग्रांट दीजिए, एहसास के ज़रिए से इमदाद दीजिए। लेकिन उसके ऊपर एक तबका ऐसा है जो इकनॉमिकली एक्टिव हो सकता है, जो प्रोडक्टिव है, जो ज़ोरे बाजू रखता है, जो भीख नहीं मांगना चाहता, उनको ज़बरदस्ती अगर आप खाना खिलाना शुरू कर देंगे और ग्रांट देना शुरू कर देंगे तो वो भी उसी सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें उनको प्रोडक्टिव रहने देना है। हम उनको क्यों नहीं कर्ज हसन देते कि तमाम तर जो उससे जो आमदनी वो हासिल करेगा वो उसकी अपनी झोली में जाएगी। मैं जरा क्विकली एक और सवाल एडिशनल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये वक्त की वजह से मैं चाहता हूं ज्यादा सवाल पूछे जा सके। ये गवर्नमेंट्स का पैसा लोग खा जाते हैं, किस तरह इंश्योर कराया जाएगा? अगर आप कहते हैं आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन हुकूमतों की तरफ से जब दिया जाता है तो कोई बैंक्स का डिफॉल्ट कर जाता है, गवर्नमेंट्स कैसे इंश्योर कर सकती हैं इस सारे प्रोसेस को कि उनका पैसा ना खाया जाए? देखिए, गवर्नमेंट का मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट को खुद ये पैसा नहीं दे सकती। गवर्नमेंट शुड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम करने की सलाहियत और तजर्बा रखती हैं। हमारे पास भी मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से, पंजाब हुकूमत ने हमें 12 अरब रुपए की रकम फराहम की है ये छोटे कर्जे देने के लिए। पिछले 8-10 साल से हम ये काम कर रहे हैं, अभी भी उसी शिद्दत से और उसी कमिटमेंट से कर रहे हैं। तो इन तमाम अरसे के दौरान वो जो रकम है 12 अरब की, उसको हमने रिवॉल्व करके 70 अरब से ज़ायद के कर्जे दिए और उसकी शरह वापसी भी 99.9% है। तो जो हुकूमत का काम है फैसिलिटेटर का, हुकूमत का काम है इनेबलर का, हुकूमत का काम है रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। उसके बाद हुकूमत को पार्टनरशिप करनी चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं, तभी ये काम होगा। गवर्नमेंट हर काम तो नहीं कर सकती, तो जहाँ पर वो एडवांटेज, जो कंपैरेटिव एडवांटेज किसी अदारे के पास है, तो उसके साथ मिलके काम करना चाहिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक सबसे बेहतरीन मिसाल है। रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सॉरी। क्या पाकिस्तान में रियासत मदीना का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ख्वाब है, वो वाकई पूरा हो सकता है एज वी स्पीक, जिस वक्त हम इस वक्त बात कर रहे हैं? कुछ उस पर काम हो रहा है?
जी क्यों नहीं हो सकता। ये ख्वाब जो है हमने इसकी अमली ताबीर अपने सामने तुलू होते हुए देखी है। आप देखें चंद हज़ार रुपयों ने कर्ज़े हसन का काम शुरू किया और ये आज 115 अरब रुपयों पे जा पहुंचा। एक बेवा औरत से हमने मुवाक़ात का रिश्ता कायम किया, आज ये रिश्ता 35 लाख घरानों तक पहुंच गया। इसके लिए कुछ दीवानगी, कुछ जिद, कुछ जुनून, कुछ पागलपन चाहिए और इसके लिए साथ साथ अमानत, दयानत और सदाकत भी चाहिए। तो ये काम हो सकता है। ठीक सर। और ये जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, ताकि सिर्फ यह कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अमजद साकिब साहब, चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद थे। नौजवान किस तरीके से अपने मामलात को मुस्तकबिल में, क्राइसिस में बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब मामला है, जाहिर है लॉकडाउन नरम होने के बाद ये कि शॉपिंग मॉल्स भी कहते हैं जी बड़े खोल दिए जाएं, जिस तरह सबको खोला गया है। ट्रांसपोर्ट वालों की भी बहस हो रही है, कहाँ खोलें कहाँ ना खोलें, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क खुला, लोग सड़कों पर आ गए और फिर किसी किस्म की एसओपी का ख्याल नहीं रखा लोगों ने और उसका नतीजा ये निकला कि केसेस में भी इजाफा हुआ और साथ ही जो है वो रश भी सड़कों पे दिखाई दिया। लेकिन जाहिर है कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें खुल गई हैं, कुछ ही रह गई हैं। तो ये जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन और जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि जी ईद तक 7 दिन के लिए खोला जाए ताकि हम कुछ काम कर सकें, अदरवाइज जो है वो बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा हमें भी। तो ये किस तरीके से एसओपीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा उनको किसी ने फॉलो नहीं किया। इन तमाम मामलात पर बात करनी है। ट्रांसपोर्टर्स का भी इशू है, ट्रांसपोर्टर्स जो है वो कहते हैं हम खोल देंगे अगर हुकूमत ने इजाजत ना दी, सिंध के अंदर भी। और ओवरऑल भी कुछ कंफ्यूजन से है कि जी स्टेप बाय स्टेप खोलना है। हमारे साथ मौजूद हैं शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार यासिर साहब। सरदार यासिर साहब, ये बताइएगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब मुल्क खुला है तो ठीक ठाक रश हो गया, तो ये जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं इसको किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि अगर ये खुलें तो फिर मजीद रश ना लगे और मजीद जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो? देखिए, उसूलन जो है मॉल्स ट्रेंड सेटर्स होते हैं और जो एसओपीज मॉल्स फॉलो करते हैं वही फिर बाकी फॉलो करते हैं, उनको एज एन एग्जांपल लेके लोग चलते हैं। आप देखें कि एसओपीज के लिहाज से जितनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हमने सबमिट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इतनी कोई भी नहीं दे सका चल डेट। उसके अलावा जो आपने एग्जांपल्स पहले सेट किए हैं पिछले 7-8 साल में ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, आपके जितने फेस्टिवल्स हुए हैं, जितने सेल्स इवेंट्स हुए हैं, जितने कॉन्सर्ट्स हुए हैं, आपने सक्सेसफुली मैनेज किए अक्रॉस ऑल ऑफ पाकिस्तान। तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? तो जब आपने बाकी मार्केटिंग खोल दी थी तो आपने मॉल्स को क्यों होल्ड बैक किया? लेकिन मॉल जिस लेवल की एसओपीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द थर्मल स्कैनिंग जो कर रहे हैं, हर एक एंट्रेंस के ऊपर इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज किया जा रहा है टेम्परेचर चेक करने के लिए, फिर थर्मल कैमरास के ऊपर चेक किया जा रहा है, फिर मास्क के बगैर आप प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकते। जो क्यूज हैं 6 फीट के हिसाब से बाहर क्यूज फॉर्म किए जा रहे हैं, 6 फीट की मार्किंग थ्रू आउट मॉल्स में की जा रही है। आउटलेट्स के अंदर एवरी 2 आवर्स डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। हर स्टाफ मेंबर जो है, सेल्स स्टाफ, वो अपने हैंड जो है रीसैनिटाइज कर रहा है आफ्टर एवरी सेल्स ट्रांजैक्शन। हर आउटलेट में आपकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीन लगी हुई है ताकि आपको कैश। लेकिन फिर भी हुकूमतें क्यों ये समझती हैं कि मॉल्स को इस वक्त नहीं खुलना चाहिए? उनका ये ओवरलुक किया है। हुकूमत शायद ये सोच रही है कि वहाँ पर फुटफॉल ज्यादा है और ये तो अच्छी बात थी। अगर बाजारों में आपकी इतनी रश है तो मॉल्स आपके खुलते हैं, मॉल्स की कैपेसिटी ज्यादा है तो ये क्राउड आपका डिस्पर्स हो जाता, इक्वल एक बैलेंस आ जाता। लेकिन एक बुनियादी इशू है इस केओस के पीछे। देखिए, आपने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज लोगों को दिए हैं और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं, तो लोग पैनिक में, एंग्जाइटी में लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि कल वो पसंद का आर्टिकल ले पाएंगे, कल पसंद का जोड़ा ले पाएंगे नहीं। खासकर खवातीन जो हैं वो तो इमीडिएटली जाके करते हैं। तो आप ये रिलैक्स करते टाइम एग्जांपल ले लेंगे, दुबई में सारी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं और वहाँ पे जो टाइम है वो दिन के 12 से लेकर शाम के 10 बजे तक है। यूएस में आप देखें सारे मॉल्स आपके ओपन हो चुके हैं एज पर नॉर्मल टाइमिंग। यूके में नॉर्मल टाइमिंग लोग फॉलो कर रहे हैं मॉल्स की, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? आपने पाकिस्तान में क्यों मॉल्स को लॉकडाउन किया है, क्यों शट डाउन किया है इनको? आप जो लॉस की बात कर रहे हैं, देखिए ईद का लॉस तो है ही है, लेकिन पिछले 2 मंथ से जो आपके मॉल्स लॉकडाउन हुए हैं, बिलियंस का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फिक्स कॉस्ट जो हम बेयर कर रहे हैं, ऊपर से रेंटल लॉस, क्योंकि हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम रेंटल है। हम जो स्टाफ हमने रखा हुआ है, एक मॉल के साथ तकरीबन 10,000 से 1 लाख तक बंदा अटैच होता है उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से। अब देखेंगे आपकी जितनी एम्प्लॉइज हैं, आप उनको पेरोल पे रखा हुआ। तो किसी एक गवर्नमेंट ने अभी तक आपको ये इंश्योर कराया है कि ये खुलेगा, या फिर आप लोगों को अभी यही कहा गया कि फिलहाल नहीं खोले जा सकते? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की ओवरऑल अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस सबको कहा था कि आप लोग डिसीजन लें। पंजाब की प्रोविंस ने डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। आई हैव टू कट यू हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। हर चीज बहुत एहतियात से करने की जरूरत है क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल है, जिंदगी का हिस्सा है, तो हमको इसके साथ ही चलना होगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।